हेलो राष्ट्र के भावी कर्णधारों, आपका स्वागत है सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में। आज हम लोग न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। आपको यदि ये एपिसोड पसंद आए तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी बताइए इसके बारे में। और इसमें इस संबंध में यदि कोई भी आपको जानकारी और चाहिए तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सेल के अंदर एक या कभी कभी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं हम तो इस न्यूक्लियस में बाहरी जो दीवार है ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। बीच में अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। यहाँ कुछ जगहों पर यहाँ पर कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनके महत्व के बारे में अभी कई जानकारियाँ मिली हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में जो नॉर्मल दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैं, बीच बीच में कुछ जगहों पे पोर पाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और इसके जस्ट नीचे एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। इसके बीच में जो छिद्र है 80 नैनोमीटर डायमीटर का, जिसमें ये भी बीच में ढक्कन या प्लग लगा रहता है, सेंट्रल प्लग। और इसके किनारे की तरफ पेरीफेरी पे भी 8 स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनसे वो कुछ साइकिल की जैसे पहिए की तीली होती है ना, उस तरीके के स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं जिन्हें स्पोक्स कहते हैं। तो 8 स्पोक्स होते हैं। दो और बातें हैं, हर पोर में इसके ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में दो रिंग लाइक एनुलाई भी पाई जाती हैं। साइड व्यू में आप देखें तो जैसे ये सेंट्रल प्लग, इसके दोनों तरफ ये स्पोक्स, ये दोनों एनुलाई या रिंग, और इनके बीच के जो डिस्टेंस तो 80 नैनोमीटर है और ये डिस्टेंस 120 नैनोमीटर है। सरफेस व्यू से देखें हम तो यहाँ पे बीच में सेंट्रल प्लग, इसको घेरे हुए 8 स्पोक्स और बाहर की तरफ दो ये एनुलाई। इनमें कभी कभी, हमेशा नहीं, सरफेस पर 8 पोर्स भी पाए जाते हैं, गोल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनके बारे में सोचा जाता है कि शायद ये इनएक्टिव राइबोसोम्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल डिवीजन के समय लेट प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं ये तो डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर दोबारा टीलोफेज के जस्ट पहले टीलोफेज स्टेज में नए मेम्ब्रेन बनते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियर लैमिना है और ये जो पोर कॉम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में एज सच रहते हैं और ये इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए के अलावा इनका सिंथेसिस तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के प्लेटफॉर्म पर होता है, लेकिन वहाँ से फिर ये इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होकर के न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एचएनआरएनए बनता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर एमआरएनए बनता है और फिर एक्टिव एमआरएनए इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होकर के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो दोनों तरीके के मूवमेंट, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर होने वाला मूवमेंट और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में होने वाला मूवमेंट, इस दोनों प्रकार के मूवमेंट में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की भागीदारी होती है। ये भी देखा गया है कि न्यूक्लियर लैमिना में 3 प्रकार के प्रोटीन्स आइसोलेट किए गए हैं, लैमिन ए, लैमिन बी, लैमिन सी। और ये शायद इसके अंदर जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, क्रोमैटिन नेटवर्क से इसको अटैच होने में ये
हेल्प करते हैं। ये देखा गया है कि जिन सेल्स में जैसे एम्फीबियन oocytes है और डिवाइडिंग सेल्स हैं, ग्रोइंग सेल्स हैं, उनमें जब ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ऐसे सेल्स में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस का नंबर ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार ये सेल के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, और जिन मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देना है उनको नहीं जाने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।